नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं 23 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में। देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन वैक्सीन रेस लास्ट लैप द की स्टेप्स फॉर इंडिया। देखिए, दो वैक्सीन्स के रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं, फाइजर और मॉडर्ना। उनके 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है CHAdOx1 करके, उसका भी एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट सही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन्स आने वाली हैं। वैक्सीन्स को पूरे देश में बांटना कैसे है, किस प्रकार से एक पॉलिसी बनाई जा सकती है वैक्सीन्स को बांटने के लिए, इंडिया इसमें क्या क्या अच्छे स्टेप्स ले सकता है, इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने कुछ बात कही, आनंद कृष्ण साहब ने कुछ बात कही है। तो इन बातों को देखेंगे। अच्छा आर्टिकल है, नो डाउट। फिर नेक्स्ट एक और आज अच्छा आर्टिकल छपा है, नो मिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड। हालांकि इस आर्टिकल में, देखिए इस आर्टिकल में है क्या, रिसेंटली ही जयशंकर साहब ने 16 नवंबर को एक की नोट एड्रेस डिलीवर किया था। एक डायलॉग हो रहा था, वहां पे जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच दी। उस स्पीच में जयशंकर साहब ने बोला कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को जितना फायदा लग रहा है देखने में, उतना हुआ नहीं है। एक्चुअली में इंडिया को नुकसान बहुत हुआ है, ऐसा जयशंकर साहब का बोलना है। बट यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कर रहा है कि कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, सौमित्र चैटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम। तो सौमित्र चैटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम ने एक पेपर लिखा है, इंडियाज इनवर्ड रिटर्न, इज इट वारंटेड, विल इट वर्क, इज इंस्ट्रक्टिव। कहने मतलब यह है कि इंडियाज इनवर्ड रिटर्न, इज इट वारंटेड करके जो पेपर है सौमित्र चैटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम का, वहां पे जो इकोनॉमिक डाटा दिया हुआ है, उस इकोनॉमिक डाटा से जयशंकर साहब ने जो स्पीच थी उसको कंपेयर किया गया और बोला गया कि जयशंकर साहब ज्यादातर जो बातें बोल रहे हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर इल्जाम लगा के, वो गलत बोल रहे हैं। तो इस आर्टिकल को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। फिर फाइनली प्रेशर एंड पनिशमेंट। रिसेंटली आपको सुनने में आया होगा कि हाफिज सईद को 2 और टेरर केसेस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि वो ऑलरेडी अभी सजा काट रहा है और जो नई सजा सुनाई गई है वो पुरानी सजा के पैरेलल है, मतलब उसको अलग से कोई टाइम जेल में बिताने की जरूरत है नहीं। और उनकी जेलें भी 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटलों जैसी होती हैं। तो बस यहाँ पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला गया तो पाकिस्तान डेफिनेटली उनके यहाँ जो टेररिस्ट छुपे हैं उसके खिलाफ कुछ एक्शन लेगा। तो एक दो पॉइंट्स बताए गए, इस आर्टिकल को देख लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है पीसफुल पॉसिबिलिटीज इलेक्शन इन JNK कैन लीड टू पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स एंड मीनिंगफुल डायलॉग। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर, और इस यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज इलेक्शंस को शेड्यूल किया गया है। ये पंचायती राज इलेक्शंस जब होंगे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे देश का, हमारे संविधान का पहली बार अप्लाई होगा JNK में। तो यहाँ पे बीजेपी क्या गलत कर रही है, कांग्रेस ने अपना पल्ला क्यों झाड़ लिया गोपका डिक्लेरेशन से, कैसे हम लोग कश्मीर के लोगों को ये फील करा सकते हैं कि वो इंडियन होने का एहसास रखे। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बात कही गई और थोड़ा बहुत बीजेपी पार्टी को फिर से क्रिटिसाइज किया गया, जो कि हमेशा द हिंदू में किया जाता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है लीव फ्रॉम स्टेसी एब्राम्स बुक। तो अब देखिए, एक डेमोक्रेट है जॉर्जिया से एक लेडी है डेमोक्रेट, वो जीती है, इनकी फोटो आपको सामने नजर आ रहा है। तो इनकी जो जीत है, मिस अब्राहम की जो जीत है, ये एक प्रोग्रेसिव की जीत है। आपको पता है ना कि डेमोक्रेट में 2 मेन सेक्शंस है। एक सेक्शन है प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव सेक्शंस क्या बोलता है कि कैपिटलिज्म पे कम ध्यान देके हम लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगे, वेलफेयर पॉलिसीज को ज्यादा लेके आएंगे। अभी वेलफेयर पॉलिसी ज्यादा आएंगी नहीं आएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो प्रोग्रेसिव जीती है स्टेसी अब्राहम जॉर्जिया से, इससे इंडिया के प्रोग्रेसिव्स को कुछ आप कह सकते हो इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो इस आर्टिकल को दोस्तों मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्जिया में स्टेसी अब्राहम जीती कैसे, इसके बारे में कुछ बातें बोली गई और वो हमारे कंटेक्स्ट में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। बहुत मैंने पढ़ा उसको पूरा, उतना समझ में आया नहीं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। फिर ये जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल होता है, यह मैं हमेशा स्किप करता हूँ। अब फॉल्स मसीहा, यहाँ पे बात हो रही है असुसुद्दीन अवैसी की, ऑल इंडिया मजलिस ई इत्तेहादुल मुस्लिमीन। रिसेंटली इन्होंने बिहार में 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस जीते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए इस आर्टिकल को लिखा किसने, मोहम्मद अयूब जी ने लिखा है। मोहम्मद अयूब जी काफी आर्टिकल्स लिखते हैं, ये बहुत हद तक एंटी बीजेपी है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद अयूब जी जो लिख रहे हैं वो भी एंटी बीजेपी ही लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट को लेके आ रहे हैं सामने। मोहम्मद अयूब साहब क्या बोल रहे हैं कि असुसुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं। कोई बात नहीं, बहुत से लोग हैं इस देश में जो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं,
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ना, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज कर रही है। क्यों कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रही है? इनका ये बोलना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से एंटी बीजेपी बोल बोल के जो मुस्लिम वोटर है वो अपनी तरफ खींच लाई, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। तो बीजेपी तो इनका बोलना है कि हिंदू पार्टी वो कांग्रेस के लिए कुछ करती नहीं है, और जो अपोजिशन में सॉरी ये मुस्लिम्स के लिए कुछ करती नहीं है बीजेपी, और अपोजिशन में जो कांग्रेस बैठी है वो एंटी बीजेपी नारा लेके मुस्लिम की वोट तो जीत लेती है, बट ऑन ग्राउंड मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करती है। तो मतलब अपने आप को मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव लेके खड़े हो गए यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी, जैसे पूरे देश में यही एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम्स के और कोई है ही नहीं। इन फैक्ट ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की जो पार्टी है, इसके जो नेता है वो खुलेआम रैलियां करते हैं, वहां पे मुस्लिम मास्टर्स को बरगलाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम के लिए फेमस है ये पार्टी। तो इनके बारे में ज़्यादा बात करना पोलराइजेशन के बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको स्किप करके आगे ही बढ़ते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल, इन वैक्सीन रेस लास्ट लैब द की स्टेप्स फॉर इंडिया लिंक टू गवर्नमेंट प्लान ऑफ सप्लाई फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज अ नीड फॉर कंसाइज रेसिपिएंट प्रायोरिटाइजेशन पॉलिसी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कोविड-19 की बहुत सी कैंडिडेट वैक्सीन का इस समय पे इवैल्यूएशन चल रहा है। अभी के लिए बात की जाए तो कोविड-19 की एक आइडियल वैक्सीन कौन सी होगी? एक ऐसी वैक्सीन जिसकी 90% से ज्यादा प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी हो, खासकर सीवियर इलनेस में भी वो लोगों को बचा पाए बिना मॉर्बिडिटी के, ब्रॉड स्केल हो अगेंस्ट डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी कि सिर्फ वैक्सीन में कोविड-19 की हर वैक्सीन, जैसे कि नोवल कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है, तो नोवल कोरोना वायरस के जितने भी अलग अलग स्ट्रेन है उन सब स्ट्रेन के अगेंस्ट में अगर कोई एक वैक्सीन एफिशिएंट हो जाती है तो उस वैक्सीन को ब्रॉड स्केल बोला जाएगा। तो इन्फ्लुएंजा के जो अलग अलग टाइप की जो बीमारियां होती है ना, कॉन्टेजियस बीमारियां होती हैं, इनके बहुत से अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट में अगर एक वैक्सीन पोटेंट हो जाए तो मजा आ जाए। फिर ड्यूरेबल, मतलब कि अगर एक बार आप उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करो तो आपकी प्रॉब्लम लगातार सॉल्व हो, ऐसा ना हो कि वैक्सीन का इफेक्ट खत्म हुआ और प्रॉब्लम खत्म, मतलब वो वैक्सीन आपके अंदर जेन्युइन इम्यून रिस्पॉन्स लेके आए। एक ऐसी वैक्सीन जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो या बिल्कुल कम साइड इफेक्ट्स हो, एडवर्स इफेक्ट उससे ना निकले, चीप हो, बहुत महंगी ना हो तो ज्यादातर लोग उसको अफोर्ड कर सके, प्रोग्रामेटिकली सूटेबल हो। प्रोग्रामेटिकली सूटेबल मतलब उसको एडमिनिस्टर करना आसान हो, उसको आराम से लोगों को दिया जा सके। अब फॉर एग्जांपल सिरिंज के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू अगर आप कोई वैक्सीन डिलीवर करते हो तो उसको प्रोग्रामेटिकली सूटेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इंसान खुद से इंजेक्शन नहीं लगा सकता। मैं बोलूं कि मुझे भाई टेटनेस का इंजेक्शन लगाना है तो मैं खुद से नहीं लगा पाऊंगा, मुझे जाके डॉक्टर से ही लगवाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे नहीं आता लगाना। लेकिन मुझसे बोला जाए कि एक वैक्सीन गोली दे रहे हैं आपको, इस गोली खा लो पानी के साथ, तो वो मैं कर सकता हूं। तो मतलब सिंगल डोज हो और आराम से एडमिनिस्टर की जा सके, ऐसी कोई वैक्सीन हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक ऐसी वैक्सीन जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहे, खराब ना हो, या एटलीस्ट 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे स्टेबल रहे, तो वो भी अच्छी हो सकती है। तो ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों कही जा रही हैं। अगर सारी वैक्सीन में ये क्वालिटीज हो जो मैंने अभी आपको बताई तो वो वैक्सीन इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन ऑन ग्राउंड ये सारी वैक्सीनों में ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। ये एक पाइप ड्रीम है कि आप एक ऐसी वैकेंसी ले आओ जिसमें सारी प्रॉपर्टीज हो। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज हो कुछ ना हो, किसी एक बड़ी डेडली बीमारी से बचने के लिए कुछ फैक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। और नोवल कोरोना वायरस इस समय पे एक डेडली बीमारी बन के ही हमारे सामने आ रही है। अब अगर कोरोना वायरस वैक्सीन की बात की जाए तो कोरोना वायरस वैक्सीन जैसी कुछ वैक्सीन पहले बनाने की कोशिश की गई है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक और बीमारी है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कुछ हद तक ये कोरोना वायरस जैसी ही बीमारियां हैं और इन बीमारियों के लिए पहले दवाई बनाई जाने की कोशिश की गई है, बट इफेक्टिवली हम दवाई इन बीमारियों के लिए बना नहीं पाए हैं। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि ये जो सार्स था और ये जो मर्स नाम की बीमारी थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन बीमारियों में भी जो वैक्सीन थी वो फेज 2 तक पहुंची। फेज 2 मतलब कि अगर आप उस वैक्सीन को एक ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो वो एंटीबॉडी तो क्रिएट करेगी, लेकिन वो एग्जैक्टली बीमारी को किस हद तक कम करेगी, नई बीमारी को होने के किस हद तक रोकेगी, जो फेज 3 ट्रायल्स थे सार्स और मर्स की वैक्सीन के, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए नहीं थे। और सेम चीज अभी कोरोना वायरस के साथ चल रही है। देखिए आज की डेट में जो वैक्सीन बनती है ना दोस्तों, वो नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
आपकी ये जो फाइजर की वैक्सीन है ये mRNA टेक्निक का इस्तेमाल करती है। अब ये जो mRNA टेक्निक है ये एक नई प्रकार की टेक्निक है और हमारी जो पॉपुलेशन का एक्सपीरियंस है वो mRNA टेक्निक से ज्यादा है नहीं, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंसेस हमारे पास इस टेक्नोलॉजी में है नहीं। तो मान लीजिए अभी के लिए आपने mRNA टेक्निक पे एक वैक्सीन बना दी और उसको एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया, तो उसके इम्यूनोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म में इन नई टेक्निक वाली वैक्सीन के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म में कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसके बारे में हमको अभी ज्यादा आइडिया है नहीं, और शायद जब तक आइडिया लगे और एडवर्स लगे तो देर हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक सेफ्टी कंसर्न ये है कि भाई लॉन्ग टर्म में ये जो नई टेक्निक पे वैक्सीन बन रही हैं ये कोई डिजास्टर्स इफेक्ट तो नहीं ले आएंगी ह्यूमन बॉडी में, इसके ऊपर एक डाउट है। अभी के लिए इस चीज पे कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है। At this stage, it is not possible to comment much on the duration and breadth of the protection of COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स। अभी COVID-19 एक इमरजेंसी की तरह चल रहा है, कितना हद तक हम COVID-19 को रोक पाएंगे अभी कुछ कहा जा नहीं सकता। लेकिन एक बात तो पक्की है, नो मैटर कितनी भी सेफ हो वैक्सीन, हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि 1 मिलियन में तो एक केस में एडवर्स इवेंट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मान लीजिए ये वैक्सीन अप्रूव भी हो जाती हैं यूज होने के लिए, तो इनके यूज के स्टार्ट होने के बाद भी मास सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए। यानी आपने वैक्सीन को लाइसेंस कर दिया, वैक्सीन लोगों को देना शुरू कर दिया, उसके बाद वो वैक्सीन लोगों के ऊपर कैसे अफेक्ट कर रही है इस चीज को सीधे सीधे बेसिस पे मॉनिटर करना, विजिलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मान लीजिए किसी के अंदर एडवर्स इफेक्ट आ जाता है तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए भी जो पॉलिसी है वो एडवांस बननी चाहिए, ताकि जो लोग नुकसान पाए इस वैक्सीन से उनको कुछ हद तक, उनके फैमिली मेंबर्स को या उनको कुछ हद तक कंपनसेशन भी मिल जाए। क्योंकि अब देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यही वैक्सीन है, इनसे कोरोना वायरस ठीक करना है। अब जिसकी इम्यूनिटी कोरोना वायरस से एक लिमिट से ज्यादा नहीं लड़ पा रही है उसकी मजबूरी है, ठीक है ना। जो मर ही रहा है बेड पे पड़ा हुआ कोरोना वायरस से, उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो तुम ऐसे ही मर जाओ या वैक्सीन खा के एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो वैक्सीन खा के एक बार अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। उस केस में अगर कोई वैक्सीन के चलते निपट जाता है तो वहां पे उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की कैंडिडेट्स की। देखिए बात की जाए तो एक तो मॉडर्ना की वैक्सीन आ रही है, एक फाइजर की वैक्सीन आ रही है, दोनों की इफेक्टिवनेस 90% से ज्यादा दिख रही है। फाइजर की वैक्सीन 2 डोज शॉट्स है, यानी कि आपको वैक्सीनेशन के प्रोसेस में पहले एक डोज दी जाएगी, फिर कुछ दिन बाद एक और डोज दी जाएगी। प्रॉब्लम ये है फाइजर की वैक्सीन में, इसको आपको -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। इस प्रकार का वैक्सीन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है नहीं, और इस हिसाब का बनाने में इंडिया को लग जाएगी बड़ी मेहनत। ओके, तो मॉडर्ना की वैक्सीन, सॉरी ये फाइजर की वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन में 2 डोज शॉट्स चाहिए और -70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, और इस हिसाब का वैक्सीन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं। वहीं पे अगर आप मॉडर्ना की वैक्सीन की बात करो तो ये थर्मोस्टेबल है, ये आप 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हो। हमारे ओरल पोलियो वाली जो वैक्सीन होती है ना, जो इंद्रधनुष मिशन के अंदर हम लोग देते हैं, वो भी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर होती है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्ना की वैक्सीन को एक बड़े स्केल पे इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट फाइजर वाली का नहीं है। -70 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया छोड़ दो, यूएसए और यूरोप जैसी कंट्रीज में भी -70 डिग्री के वैक्सीन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो अलग बात है कि वो इंडिया से ज्यादा तेजी से बना सकते हैं। फिर मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन के साथ ये जो एस्ट्राजेनेका वाली ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है CHAdOX1 वाली, वो भी है। तो कुल मिला के बात ये है कि इतनी सारी वैक्सीन प्ले में आ रही है, तो आप कौन सी वैक्सीन उठाओगे? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि एक ही वैक्सीन नहीं उठानी है, बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन अगर हम उठाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यह भी बोल दिया है कि हाँ भाई, हम एक वैक्सीन नहीं उठाएंगे, हम बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन को उठाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे निकल के आता है कि भाई वैक्सीन रेसिपिएंट को आप किस प्रकार से लेके आओगे। तो वैक्सीन रेसिपिएंट्स के लिए WHO ने ऑलरेडी कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैक्सीन रेसिपिएंट्स। फॉर दिस वी नीड टू रैंक पॉपुलेशन सब ग्रुप्स बाय रिस्क कैटेगरी, यानी कौन से सब ग्रुप्स पहले रिस्क में आते हैं, तो किन के रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, और अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो उसका आउटकम किसमें ज्यादा गंदा निकल के आ सकता है। वो आउटकम हेल्थ आउटकम भी हो सकता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट वाला आउटकम भी हो सकता है। तो हेल्थ केयर में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हमारे हेल्थ वर्कर्स, उनको वैक्सीन की जरूरत पहले है। पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको वैक्सीन की जरूरत पहले है। तो आप देखिए, कैप्टिविटी की प्रॉब्लम,
मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप कैप्टिव हो, तो आप पुलिस हो तो आप कैप्टिव हो, आप पैरामिलिट्री मिलिट्री के स्टाफ हो तो आप कैप्टिव हो, तो आप एक जगह पे जॉब करने गए हो और आप वहीं रह रहे हो और वहां पर रहना आपकी मजबूरी है। हेल्थ केयर वेक्टर जब तक वो हॉस्पिटल में तब तक वो कैप्टिव है। तो कैप्टिविटी के बेसिस पे आपको वैक्सीनेशन देना चाहिए। जो लोग कैप्टिव हैं, जो लोग एक जगह पे बंधे हुए हैं, वो वहां से नहीं निकल सकते हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में गवर्नमेंट के लोग, वो कैप्टिव है अपनी जॉब की वजह से, वो वहां बंधे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पहले मिलनी चाहिए क्या, ये कोरोना वायरस की वैक्सीन। तो सबसे पहले भैया हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर पुलिसमैन, फिर कहीं ना कहीं हमारा मिलिट्री और पैरामिलिट्री स्टाफ, चूंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी की कंसीडरेशन से, तो मिलिट्री और पैरामिलिट्री स्टाफ का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज तो पैंडेमिक का ही फायदा उठा के अटैक करने पर उतारू हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप इन ग्रुप्स को वैक्सीन देना शुरू करोगे, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स को वैक्सीन दोगे, वो ग्रुप्स ऑफ जनरल पॉपुलेशन जो बिल्कुल हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि एल्डरली पीपल हैं, और वो एल्डरली पीपल जिनको कोरोना वायरस ने ऑलरेडी पकड़ लिया और जिनके साथ और भी कोमॉर्बिडिटी है, तो कोई और परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी, डायबिटीज की परेशानी, कैंसर की परेशानी है, और कोरोना वायरस भी हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको भी आपको ये वैक्सीन देनी ही पड़ेगी। ओके। अब यहां पे उन एल्डरली पीपल को वैक्सीन देना आसान हो जाएगा जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कैपेसिटी में, जो कम्युनिटी डेलिंग वैन से, उनको देना मुश्किल हो जाएगा। अभी इसमें क्या फर्क है, ये क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब एक एल्डरली पर्सन जो वेल ऑफ है, जिसके पास ठीक ठाक पैसा है, अच्छा खासा वो कमा रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम होगी वो सीधे हॉस्पिटल आ जाएगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेगा, उसको आराम से वैक्सीन दी जा सकती है। बट एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, मिडिल या फिर लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, वो बीमार होगा तो बहुत हद तक हॉस्पिटल आना अवॉइड करेगा, चूंकि उसके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल में इलाज कराने का, तो वो अपनी कम्युनिटी, अपने घर के आसपास मोहल्ले में घूमता रहेगा। तो मोहल्ले में पहुंच के उसको वैक्सीन करना। अब यहां पे कम्युनिटी डेवलिंग वंस को वैक्सीनेशन देना और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड को वैक्सीनेशन देना आसान किसे है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड को, क्योंकि वो तो सीधे सीधे वैक्सीनेशन मांगने आ रहा है और बाकी वाला अपने घर में ही बैठा है। तो बेसिकली जब हमको यहां पे सेग्रीगेट करना है लोगों को, तो ऑर्डरली ऑप्शन ये है कि एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि कोइंग सिस्टम बनाया जाए। कोइंग सिस्टम मतलब एक लाइन बनाई जाए, जिस लाइन में सबसे आगे वो हो जिनको सबसे पहले जरूरत हो, और जिसको कम जरूरत हो वो सबसे पीछे हो। ठीक है। तो जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको कोई बीमारी है, तो जिनको कोई बीमारी है उसमें केवल बूढ़े नहीं, जो यंग है उनको भी आपको वैक्सीन देनी है, जल्दी देनी है। तो वैक्सीनेशन स्टेशन में ओवर क्राउडिंग ना हो, इसलिए पहले से ही ऑनलाइन तरीके से आप अपने वैक्सीनेशन के स्लॉट को बुक कर लीजिए। आप उस स्लॉट पे वहां पे जाइए, वैक्सीन लीजिए, वापस आ जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक मेडिकल सेंटर पे वैक्सीन बट रही है तो 1000 की तादाद में लोग बाहर भीड़ लगा के पहुंच गए, तो जितना वैक्सीन से फायदा नहीं हुआ उतना ही कोरोना वायरस फैल गया। ये बात बोली जा रही है। उसके बाद जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे वल्नरेबल तबका है, जो स्लम्स में रहता है, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनको वैक्सीनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इनको वैक्सीन देने के लिए इन्हें हेल्थ सेंटर तक बुलाना सही नहीं है, इनके पास पहुंचना पड़ेगा, आउटरीच करना पड़ेगा, कैंप अप्रोच करनी पड़ेगी, वेब इनेबल्ड अपॉइंटमेंट्स करने पड़ेंगे, और यहां पे सिविल सोसाइटी और एनजीओ को बहुत मेजर रोल प्ले करना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोग्रामेटिकली सूटेबल वैक्सीन होनी चाहिए जिसको मुश्किल सरकमस्टांसेस में भी आउटस्कर्ट्स में इन लोगों तक पहुंचाया जा सके। कहीं ना कहीं हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने अपना पल्स पोलियो कैंपेन चलाया है, आधार कार्ड एनरोलमेंट कैंपेन चलाए, इन कैंपेन से हमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिला है, और कहीं ना कहीं हम इन लोगों तक पहुंच सकते हैं, नो डाउट हम पहुंच सकते हैं। फाइनली एक सवाल ये उठता है कि भाई कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है भाई, हमको गवर्नमेंट की फ्री कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं चाहिए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो जो लोग पैसा देने के लिए तैयार है वैक्सीन के, और जो लोग फ्री में वैक्सीन मांग रहे हैं, ज्यादातर लोग फ्री में ही मांग रहे होंगे, तो उनमें आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? तो यहां पे गवर्नमेंट का ये बोलना है कि देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन जिसमें है उनको तो भैया फेज 1 में आप वैक्सीन दे दो। तो एल्डरली, पुलिस वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, उनको बिल्कुल ही पहले दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी ये परमिशन देनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन प्राइस पे वैक्सीन को पेड बेसिस पे भी लोगों में बांटे। लेकिन पेड बेसिस पे बांटने में होता है फायदा, और कहीं ना कहीं कॉमर्शियल एलिमेंट इतना ना आ जाए कि गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर जो वैक्सीन एलोकेट की गई थी वहां से वैक्सीन निकाल के आपने पेड बेसिस पे मार्केट में बेचना शुरू कर दी, तो ज्यादातर नीडी पीपल को वैक्सीन मिल ही नहीं पाई। जिनके पास पैसा है वही वैक्सीन ले रहे हैं, क्योंकि जब एकदम से वैक्सीन आएगी ना, पैसे देके वैक्सीन लेने वाले भी बहुत होंगे। तो ऐसा ना हो जाए कि पैसे देके वैक्सीन लेने वालों को वैक्सीन मिल रही हो, जिनको जरूरत है, गवर्नमेंट फ्री प्रोग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों यहां से बोले गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे बात करते हैं, नो मिनिस्टर, द ट्रेड एग्रीमेंट पिच इज फ्लॉड।
यहाँ पे एस जयशंकर साहब की भर भर के यहाँ पे बुराइयां करी गई हैं। रिसेंटली एस जयशंकर साहब ने 16 नवंबर को एक स्पीच में बोल दिया कि भाई ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके चलते इंडिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। और जयशंकर साहब ने ये स्पीच कब दी थी? एक दिन बाद जब आरसीईपी का एग्रीमेंट साइन हुआ। तो यहाँ पे जयशंकर साहब की स्पीच में क्या फ्लॉ था, इस फ्लॉ को यहाँ पे ऑथर पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पहले तो ऑथर ये बताएगा जयशंकर साहब ने क्या बोला, फिर जयशंकर साहब के फिगर्स को, ये जो पेपर था ना इंडियाज इनवर्ड रिटर्न, इज इट वारंटेड, विल इट वर्क, जो कि सौमित्र चटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है, इस पेपर में दिए गए इकोनॉमिक डाटा से जयशंकर साहब के डायलॉग को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि जयशंकर साहब कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत बोल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 1995 से लेकर 2018 के बीच में जो इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है पर साल, इन डॉलर्स की बात की जाए तो वो हुई है 13.4%। दुनिया भर के अगर आप टॉप 50 एक्सपोर्टर्स की बात करें तो ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है। 13.4% इज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन बिटवीन 1995 टू 2018। ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात नहीं हो रही है, ये एक्सपोर्ट के ग्रोथ रेट की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इस फैक्ट को आप चाहो तो लिख सकते हो। ये थर्ड हाईएस्ट है। चाइना सबसे ऊपर है 15% से थोड़ा सा ज्यादा, हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयशंकर साहब का यह बोलना है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के चलते हमको फायदा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। इस बात से ऑथर भी व्याख्या रख रहा है। लेकिन जयशंकर साहब ने एक और बात बोली कि भाई देखिए, भले ही हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अच्छी की है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट इंडिया के पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस लिमिटेड थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुछ हद तक ये बात भी सही है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ा टैलेंट हब है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हब है। तो भले 1995 से 2018 हमने 13.4% की ग्रोथ की है, बट हमारा पोटेंशियल इससे ज्यादा था। कहीं ना कहीं जयशंकर साहब की इस बात को भी ऑथर सही मान रहा है। लेकिन यहां पे ऑथर एक बात बोल रहा है कि आप सारा बिल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कैसे फाड़ सकते हो। मतलब कि अगर आप मान लीजिए ये बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट में ग्रो कर रहे हैं बट अपने पोटेंशियल से नीचे हैं, तो हम पोटेंशियल से नीचे हैं, ये किस वजह से नीचे हैं? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से नीचे हैं? ऑथर बोल रहा है नहीं, हम अपने पोटेंशियल से नीचे इसलिए हैं क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, और सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पे ऑथर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट रही है पावर में, उनकी पॉलिसीज में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम रही है। कैसे प्रॉब्लम थी ये बताया गया। जैसे कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसका मोमेंटम कुछ पिछले सालों में चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्ट्रॉन्ग रिपू अप्रोच रही है, और स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच के चलते एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया। स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच मतलब कि रूपी एक लिमिट से ज्यादा नीचे ना चला जाए। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हैज एप्रिशिएटेड बाय अबाउट 20% सिंस 2014। जैसे फॉर एग्जांपल $1 पे इस समय पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा है रुपये का, वो चल रहा है 74 रुपए। ऐसा बोला जा रहा है कि 2014 से लेके अब तक जो एक्सचेंज रेट है इंडिया का, वो एप्रिशिएट कर रहा है। देखिए ये बात आपको बेसिक इकोनॉमी में पता होगी दोस्तों, कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करता है तो हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्यों बढ़ जाती है? आप सिंपल समझो दोस्तों, अभी $1 74 रुपए के बराबर है, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी एक इंडियन एक्सपोर्टर ने सामान बाहर एक्सपोर्ट किया $1 लाख का, क्योंकि जब फॉरेन कंसाइन, जब फॉरेन एक्सपोर्ट होता है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है यूएस डॉलर, यूरो, इन सब में ही चीजें फिक्स की जाती हैं। तो $1 लाख का किसी एक्सपोर्टर ने सामान बाहर एक्सपोर्ट किया, उसको $1 लाख मिला। $1 लाख को जब आप रुपये में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 74 लाख रुपए हो जाएगा, सिंपल। अब मान लीजिए $1 की वैल्यू 80 रुपए हो जाती है, और उस केस में अगर एक एक्सपोर्टर $1 लाख का सामान एक्सपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्टर के हाथ में कितना पैसा आया? 80 लाख रुपए। तो एक्सपोर्टर क्या चाहेगा? 74 लाख या 80 लाख? ऑब्वियस सी बात है वो 80 लाख चाहेगा। तो यानी कि हमारी करेंसी अगर डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्ट आसान हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाती है। वहीं पे अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट आसान हो जाते हैं और एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाते हैं। यही बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्ट्रॉन्ग रूपी की अप्रोच रखी है, और 2014 से लेके अब तक अगर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखा जाए, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में हम इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हैं, तो जब हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को इन्फ्लेशन से देखेंगे तो पता यह चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा जो
एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब डॉलर के सामने जो रुपी है वो स्ट्रांग हो रहा है, जो चीज सही नहीं है यहां पे ऑथर के हिसाब से, बट हमारी गवर्नमेंट ये करने की कोशिश कर रही है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को भी कवर किया है, ओवरऑल हमारी करेंसी 20% अप्रिशिएट की है 2014 से लेकर अब तक। जबकि आपने अक्सर कर देखा है कि चाइना इंटेंशनली अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है अपने एक्सपोर्ट्स को और कॉम्पिटिटिव करने के लिए। तो कहने की कोशिश ये की जा रही कि मोदी गवर्नमेंट बाकी के देश के एक्सपोर्टर्स को जो कि इंडिया में सामान इंपोर्ट करते हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी करेंसी को अप्रिशिएट करके। ठीक है, तो ये बात यहां पे बोली जा रही है। तो जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो जो हमारे देश के लोग हैं वो बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं, जब हमारे देश के लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं वो इंपोर्ट होता है, हमारे देश के लोग बाहर की छुट्टी मनाने जाते हैं तो इंपोर्ट होता है। तो कल की डेट में से आप में से कोई लोग लंदन जाता है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में घूम के आता है, 5 लाख रुपए खत्म करके आ गया आप लंदन घूमने में, तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का सामान इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया से पेमेंट बाहर गई। जब इंडिया के अंदर इंपोर्ट आएगा तो पेमेंट किसी दूसरी कंट्री में जाएगी, इंडिया के से बाहर एक्सपोर्ट जाएगा तो पेमेंट इंडिया में आएगी। तो करेंसी के एप्रिशिएट होने में चीजें बाहर से इंडिया में आनी आसान हो जाती है और हम बाहर पैसा भेजने लगते हैं, और ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। तो पहला तो आप ये कह सकते हो कि इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट को। फिर कुछ स्टडीज कंडक्ट करी है नीति आयोग ने ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके। तो ये जो नीति आयोग की स्टडी है वो दिखाती है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स लॉजिस्टिक्स से सफर करते हैं, कॉम्प्लियंस और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है इंडियन एक्सपोर्टर्स की वो बाकी कंट्रीज से दुगनी हाई है। तो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, लॉजिस्टिक्स, कॉम्प्लियंस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोल सकते हो आप इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके चलते इंडिया के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे कॉम्प्लियंस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, जिसके चलते हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज, जिसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स सफर कर रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली ये बोला गया है कि जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको कुछ रेप्यूटेशनल एडवांस, मतलब रेप्यूटेशन, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है दोस्तों पूरी दुनिया में फेमस है, कहीं ना कहीं इसको डैमेज पड़ रहा है, इसको डैमेज भी सरकार की पॉलिसीज की वजह से ही पड़ रहा है। तो बोला यह जा रहा है कि जयशंकर साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बिल फाड़ रहे हैं देश के उतने पोटेंशियल से ना ग्रो करने का, लेकिन यह सही नहीं है। हम अगर उस पोटेंशियल से नहीं ग्रो कर पा रहे हैं उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए सरकार की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा यहां पे बोलने की कोशिश की जा रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बात की जाए तो 1995 से लेकर 2018 के बीच में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है वो 12.1% ईयरली की स्पीड से बढ़ा है, जो कि दुनिया की ग्रोथ रेट से दुगना है। थर्ड परफॉर्मेंस था इसका, थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, नंबर 1 में चाइना, उसके बाद वियतनाम। अब जब 2012 के बाद ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो था वो कम हो रहा था, इंडिया का ट्रेड बढ़ रहा था, इंडिया ग्लोबल मार्केट शेयर को गेन कर रहा था, इंडिया के एक्सपोर्ट्स 3% से हर साल बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा टॉप 10 में थे जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात होती थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 2012 के 13 के बाद जो स्पीड है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बढ़ने की वो थोड़ी कम हो गई है। क्या बोला जा रहा है, बिटवीन फिजिकल ईयर्स 2006 to 2012 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी ग्रू बाय एन एवरेज ऑफ 9.5% पर ईयर। 9.5% पर ईयर ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद अगर 6 साल का टाइम पीरियड देखिए 2012 से लेकर 2018 तक, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.4% पे आ गया। तो 2006 से लेके 2012 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर साल 9.5% पे बढ़ रहा था, और 2012 से लेके 2018 पर ये ग्रोथ रेट आ गया 7.4% पे। तो ये इतना कम कैसे हो गया, 9.5% और 7.4% में फर्क होता है। उसके बहुत से रीजंस बताए जा रहे हैं, बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स आए, एक सीवियर बैंकिंग क्राइसिस आ गई, डिमोनेटाइजेशन आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक बैडली डिजाइंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आपने इंप्लीमेंट कर दिया। कहीं ना कहीं ऑथर यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छी बात है। ऑथर बोल रहा है कि वो फिस्कल पॉलिसीज जो पुरानी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ली और वो फिस्कल पॉलिसीज जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट ले रही है, दोनों फिस्कल पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं इस समय पे इकोनॉमी की इस हालत के लिए। मतलब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है, मनमोहन सिंह की सरकार ने जो किया और
बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इन दोनों सरकार ने जो कुछ भी किया, ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं अभी के लिए हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है उसके लिए। मतलब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बिल फाड़ दो, ये सही नहीं है। और एंड में ऑथर ये बोला कि देखिए कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद अगर हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ना है तो हमको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी ही पड़ेगी। इसमें जो हम लोग अपनी करेंसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये स्टेप काम में आएगा नहीं। एग्जाम्पल ऑथर क्या दे रहा है, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस लग गया, उसके बाद चाइना ने लगभग 140 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स किए अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर, यानी वहां पे जहां पे मशीनी प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है, जहां पे लोग अपने मैनुअल लेबर के थ्रू चीजें बना रहे हैं, जैसे कि फुटवेयर हो गया, लेदर का काम हो गया, अपैरल हो गया, क्लॉथिंग हो गया। इसमें 140 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट किए चाइना ने, इंडिया ने किए 60 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट। अभी के समय पे जब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, जब हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। और अगर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है तो ये जो करेंसी को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये नहीं चल पाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार इस समय पे ट्रेड ओपननेस को प्रमोट नहीं कर रही है। अब ऑथर यहां पे इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहा है कि सरकार ने आरसीईपी के फ्रेमवर्क को ज्वाइन नहीं किया, फिर सरकार डोमेस्टिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करी। यहां पे मैं सरकार के फेवर में बात करूंगा। देखिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हम हमेशा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ हद तक तो हमको करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि जो चीजें बाहर से इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी आप ज्यादा लगाइए, और हमारे देश के डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को आप इंकरेज करिए कि वो खुद सामान बनाए। इस चीज को कुछ हद तक तो करना ही पड़ेगा। हम हमेशा के लिए हमेशा ही इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम खुद कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑथर यहां पे स्ट्रांग रूपी पॉलिसी के अगेंस्ट बात कर रहा है, रूपी को अप्रिशिएट करने की बात कर रहा है, जो सही नहीं है। तो ऑथर का क्या बोलना है, ऑथर का ये बोलना है कि आप स्ट्रांग रूपी पॉलिसी को हटा दीजिए, आप ट्रेड मैन्युफैक्चरिंगनेस को, मतलब ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को खत्म करिए। कुछ हद तक देखिए ऑथर जो बोल रहा है वो भी सही है, और कुछ हद तक सरकार जो कर रही है वो भी सही है। जरूरी ये है कि दोनों व्यू पॉइंट्स का एक प्रॉपर बैलेंस, एक प्रॉपर मिक्सचर हमें यहां पे मिलना चाहिए, तो हम चीजों को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ये बोला जा रहा है यहां पे। फिर चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, प्रेशर एंड पनिशमेंट। इसके बारे में आपसे पहले बात कर चुका हूं, कल की करंट अफेयर्स में या परसों करंट अफेयर्स में आपकी बात की थी। 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स जब हुए तो उसमें इन्वॉल्व कौन था, हाफिज सईद, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मुंबई टेरर अटैक्स 2008 में 166 लोगों की जानें ली थी इसने। सैयद पाकिस्तान की जेल में जुलाई से लास्ट से बंद है, वो ऑलरेडी सजा काट रहा है। उसको अभी 2 टेररिस्ट केसेस में और सजा मिली है 10 साल की, लेकिन वो 10 साल की सजा उसको एक्स्ट्रा नहीं मिली है। जो प्रेजेंट स्टेटमेंट चल रहा है, जो प्रेजेंट उसका सजा का ड्यूरेशन चल रहा है, उसके साथ ही उस सजा को जोड़ दिया जाएगा। तो इफेक्टिवली हाफिज सईद जेल में और समय काटने वाला नहीं है। लेकिन अब बात दोस्तों यहां पे ये है, हाफिज सईद की बात की जाए तो लश्कर तैयबा बनाया इसने 1990s में इंडिया को टारगेट करने के लिए। बाद में जब लश्कर तैयबा के अगेंस्ट यूएस का प्रेशर आया तो लश्कर तैयबा बंद कर दिया, एक आप कह सकते हो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जम्मत दुआ करके। अब जम्मत दुआ वैसे तो एक इस्लामिक चैरिटी है, नाम के लिए इस्लामिक चैरिटी है, लेकिन बोला जाता है कि दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ लश्कर तैयबा। तो कुल मिला के कैसे ना कैसे करके कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिया को टारगेट करना है, यह हाफिज सईद का काम है। हाफिज सईद का सर पे यूएस ने इनाम डिक्लेयर कर रखा है $10 मिलियन का, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसकी एक्टिविटीज की वजह से एफएटीएफ रिस्पॉन्सिबल मान रही पाकिस्तान को। हाफिज सईद, मजूर अवर, जकीर रुकवान, लखवी, ये सब इन्वॉल्व है इंडिया के खिलाफ अटैक्स लाने में। अब एक चीज यहां पे देखने को मिल रही है, ऑथर ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट बात करती है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है, इसने फरवरी 2018 से ही पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और अभी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई हमारे यहाँ कुछ टेररिस्ट हैं, लेकिन माना नहीं गया। अभी के लिए पाकिस्तान को डर है कि हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो उसने हाफिज सईद के ऊपर 10 साल की सजा इंपोज करी है। मतलब 2 टेररिस्ट कोर्ट ने हाफिज सईद को 2 टेररिज्म केसेस में 10 साल की सजा सुना दी। तो ये पता चल रहा है कि पीछे से जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है वो कोर्ट भी रन कर रही है, लेकिन वो 10 साल की सजा का मतलब क्या है, वो तो पुरानी सजा के पैरेलल है ना। और ऐसी सजा का क्या मतलब है जब जेल ही 7 स्टार होटल है, तो कोई मतलब नहीं। बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेशर के अंदर पाकिस्तान कुछ स्टेप्स ले रहा है।
तो बोला बस यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर पड़ेगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेगा ही टेरर के अगेंस्ट। यही बात यहां पे बोली जा रही है। अब किस हद तक लेगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। इकोनॉमी की टर्म्स में बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। और अगर कहीं वो ब्लैक लिस्ट में आ गया, ग्रे लिस्ट के चलते वो काफी परेशान है, ब्लैक लिस्ट में आ गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर बात करते हैं पीसफुल पॉसिबिलिटीज। इलेक्शन इन J&K कैन लीड टू पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स एंड मीनिंगफुल डायलॉग। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल डायलॉग के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। 5 अगस्त 2019 टू बी प्रिसाइज, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। अभी के लिए 28 नवंबर 2020 को पंचायती राज इलेक्शंस होने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 8 फेजेस में पंचायती राज इलेक्शंस होंगे और पहली बार होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्ले में आएगा। अक्टूबर में जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पंचायती राज एक्ट को अमेंड किया। बोला गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर बनाया गया। 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स का इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शंस होंगे 12,000 पंचायत की सीटों के लिए, 230 अर्बन बॉडी सीट्स के इलेक्शन होंगे। और इस ट्रबल रीजन में पीसफुल पार्टिसिपेटरी इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा था कि आतंकवादियों को इनफिल्ट्रेट करके यहां पे बमबारी करने की कोशिश की जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, रिसेंटली आपने एक न्यूज सुनी होगी, 4 जैश-ए-मोहम्मद के मिलिटेंट्स को मार दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं ना, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, इस तरीके की बहुत से अटैक्स प्लान करता है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट। ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं कि वो इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सिक्योरिटी अटैक्स फोर्सेस जब फेल हो जाती है ना, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप नहीं देख पाए। डेली बेसिस पे आप समझ लीजिए इतने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाती हैं हमारी फोर्सेस कि बहुत सारे टेररिस्ट प्लॉट अटैक्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। अब यहाँ पे एज यूजुअल, जैसा कि हिंदू में लिखा जाता है कि बीजेपी सरकार जो कर रही है वो गलत है। बीजेपी सरकार अपने अगेंस्ट जो भी क्रिटिसिज्म आता है उसको एंटी नेशनलिस्ट बोल देती है, जिसके चलते ये जो रीजनल पार्टीज का कॉलिशन बन रहा है, गुप्कर डिक्लेरेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, ये सब हैं, जिसको बोला जाता है पीपल अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन। ये पीपल अलायंस फॉर गुप्कर डिक्लेरेशन भी और पोलराइज होता जाएगा बीजेपी के यूनिलैटरलिज्म के चलते। ये सब बातें यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। देखिए, गुप्कर डिक्लेरेशन बनाया गया है इसलिए ताकि जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया जा सके। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपना सपोर्ट गुप्कर डिक्लेरेशन के पास से छीन लिया है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली बात यह है, ऑथर क्या कह रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि गुप्कर डिक्लेरेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यह लगना चाहिए कि हाँ भाई, उनके लिए सरकार कुछ कर रही है। और कहीं ना कहीं ये जो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन है, ये एक तरीका है हमारी सरकार के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को के अंदर एक पब्लिक फेथ लेके आया जा सके, उनको कॉन्फिडेंस दिया जा सके कि हाँ भाई, सरकार आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रही है। बस यही बताया गया इस आर्टिकल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल डिस्कशन यही खत्म होता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।